हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं आप लोगों के समक्ष कॉमन एरर से रिलेटेड कई सवालों को लेकर आया हूं और उसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन एरर्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब भी बना रहता है। क्योंकि कॉमन एरर्स तभी हम बना पाते हैं जब हमें ग्रामर की बेसिक जानकारी हो। तो ग्रामर की बेसिक जानकारी के बिना कॉमन एरर्स से रिलेटेड सवाल को हल करना काफ़ी कठिन होता है। आज हमारी कोशिश होगी कि कॉमन एरर्स के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको कई सारे रूल्स की जानकारी दे सकूँ। तो मैं आता हूँ कॉमन एरर्स के रिलेटेड सवालों को लेकर। सबसे पहले मैं आता हूँ पहला, इफ़ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। यहाँ पर सेंस से सबसे पहले जब हम कोई कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल को देखते हैं तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं कि सेंटेंस का ट्रेंड क्या है, सेंटेंस जो है किस स्ट्रक्चर का है। तो यहाँ पर पहला जो सवाल आता है, इफ़ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। तो हमारा सेंस कर रहा है कि इफ़ यदि वह आगरा जाता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, वह ताजमहल देखा होता। यहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है, तो वुड हैव और सीन लगा हुआ है। तो यह सेंस यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि यदि वो आगरा जाता वह ताजमहल देखता। लेकिन यहाँ पर जो है ये सेंस है, लेकिन ये सेंस तो है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वह सही फॉलो नहीं हुआ है। क्योंकि जब ये सेंस है कि यदि वो आगरा जाता तो वह ताजमहल देखा होता, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम V2 का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है V2 का प्रयोग हुआ है ये गलत है। तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, यदि वो ऐसा करता तो ऐसा हुआ होता। तो इस तरह का सवाल में जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो फर्स्ट लाइन में जो है हम इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और आगे फिर जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। तो ये फॉलो करेगा। तो इस तरह के जो सवाल है कंडीशनल सेंटेंस है, यदि वो ऐसा करता तो ऐसा हुआ होता, तो वो जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो हो जाता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। फिर हम आते हैं अगेन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस V3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही वुड हैव सीन, यहाँ पर ये फॉलो सही हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट V2 का प्रयोग किए हैं, वेंट का प्रयोग किए हैं, जो कि गलत है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए था इफ़ ही वेंट के जगह पर इफ़ ही हैड गॉन, इफ़ ही हैड गॉन। नेक्स्ट हम आते हैं, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। आवर टीचर टोल्ड अस, तो यहाँ पर ठीक है आवर टीचर टोल्ड अस। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि एरर है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है, टोल्ड है, टोल्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं। तो टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान में रखना है। तो यदि टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, द आवर टीचर टोल्ड डैट अगर रहता तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर टेल शब्द जो है, टेल हमेशा एक ऑब्जेक्ट को लेता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में अस आया है। दूसरा क्या है, टोल्ड के बाद यदि यहाँ टू लगा रहता है तो भी एरर हो जाता, क्योंकि सेट टू हो सकता है लेकिन टोल्ड टू नहीं हो सकता है। तो टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ जो है हम जो है सो टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये पहला वाला पार्ट सही है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अब ये सेंटेंस में जो सेंस आ रहा है वो है कि आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने कहा कि अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन है, ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है ये। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। भले ही जो प्रिंसिपल क्लॉज जो है, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है भले ही पास्ट टेंस में हो, जैसे आवर टीचर टोल्ड अस, ये पास्ट टेंस में है। तो ये पास्ट टेंस में है, तो डैट के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, पास्ट टेंस फॉर्मेट में है। तो डैट के बाद जो है द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन नहीं होगा, चूँकि प्रिंसिपल जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो टेंस है वो कभी भी नहीं बदलता है, भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में क्यों नहीं हो। तो डैट द अर्थ मूव्ड के जगह पर हम लिखेंगे मूव्स।
तो द अर्थ मूव के जगह पर लिखेंगे मूव्स अराउंड द सन। आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। आई एम द वन, आई के साथ एम लगता है, बिल्कुल सही, आई एम द वन। अब इसके बाद आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। अब यहाँ पर आ रहा है आई एम द वन के बाद हु आ रहा है। हु क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, ये जो वर्ब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। और ये हु के पहले वन है, वन एक सिंगुलर को डिनोट करता है, वन सिंगुलर को डिनोट करता है, तो वन के अनुसार यहाँ पर एम नहीं हो करके यहाँ पर इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ पर एम का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है जो एम का प्रयोग किया गया था आई के अनुसार किया गया था, लेकिन आई के अनुसार यहाँ पर एम का प्रयोग भव एम का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हु के पहले वाले जो है नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आगे का वर्ब होगा। तो यहाँ पर वन है, वन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ हम इज का प्रयोग कर रहे हैं। हम आगे सेंटेंस में देखते हैं आई एम द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड। यहाँ टू बी ब्लेम्ड बिल्कुल सही, टू बी जब लगा जाता है तो यहाँ पर V3 आ जाता है। तो ये पैसिव सेंस में है, पैसिव फॉर्म है। तो टू बी जब लग गया है तो टू बी के बाद वर्ब 3 आता है, तो हम ब्लेम्ड का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो एरर है वो यहाँ पर एम के जगह पर इज का प्रयोग होगा, चूँकि ये हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आगे का वर्ब निर्धारित होता है। तो यहाँ पर हम वन के अनुसार यहाँ पर इज होगा, ना कि एम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगैन टू रेन। अब नो सूनर का सेंस है जैसे ही, जो ही आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज, सेंस ये कह रहा है कि जो ही मैं कॉलेज के लिए रवाना हुआ, देन इट बिगैन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। तो बिगिन टू रेन पास्ट टेंस हो गया बिगैन टू रेन। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं कि नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज, ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो यहाँ पर इट बिगैन टू रेन बिल्कुल सही है। यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, कहीं सेंटेंस में यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नो सूनर के बाद जब नो सूनर से जब किसी सेंटेंस का शुरुआत होता है, जब नो सूनर से सब किसी सेंटेंस का शुरुआत होता है, तो हम जो है पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तब जाकर के सब्जेक्ट आता है, तब जाकर मेन वर्ब होता है। तो नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई हैड की जगह पर हैड आई कर देंगे और स्टार्टेड कर देंगे। तो ये जो है हैड का प्रयोग हम इधर कर देंगे और आई का प्रयोग हम इधर कर देंगे, तो एक दूसरे को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो नो सूनर आई हैड स्टार्टेड में है, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है तो पहले जो है नो सूनर के बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब मेन वर्ब आएगा। तो नो सूनर आई हैड स्टार्टेड में रहेगा नो सूनर हैड आई स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ पर एक खास है कि जब नो सूनर है, नो सूनर के बाद हमेशा कंजंक्शन देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, इट बिगैन टू रेन, बारिश होने लगी, नेचुरल इंसिडेंट है, प्राकृतिक घटना है, इट बिगैन टू रेन सही है। और ये बिगैन टू रेन बारिश होने लगी, यहाँ पर पास्ट टेंस का फॉर्म है, इसीलिए पास्ट टेंस का यहाँ पर सेंस दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो नो सूनर हैड आई स्टार्टेड लिखेंगे, आई हैड स्टार्टेड नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम एरर जो यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। रजत का भाई, रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। अब यहाँ पर क्या है कि रजत का भाई, तो रजत का भाई ये बिल्कुल सही है, रजत का भाई है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा कर इसका पॉजेसिव बना रहे हैं। तो रजत का भाई हम एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रूल क्या कहता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, तो रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश, तो यहाँ पर देखें रजत में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो पॉजेसिव है, बिल्कुल सही है, हम एपोस्ट्रोफी एस लगा कर इसका पॉजेसिव बनाते हैं। लेकिन आगे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है ये कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, तो पहले वाले सब्जेक्ट चाहे वो जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, ये उसके अनुसार ही आगे का वर्ब का निर्धारण करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एज वेल एज के पहले रजत ब्रदर एज वेल एज आई, अब ये दोनों कनेक्टेड है एज वेल एज के साथ, लेकिन पहले क्या आ रहा है कि रजत का भाई, भाई क्या है, ब्रदर जो है सिंगुलर का सेंस है, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ जो है हम एम का प्रयोग नहीं करके हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एम गलत है,
तो आई के अनुसार यहाँ पर एम नहीं होता। यदि एज वेल एज आ रहा है तो हम एज वेल एज के पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं, बाद वाले को सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्रदर सिंगुलर है, इसीलिए इज है। यदि यहाँ पर ब्रदर्स होता तो यहाँ पर जो है इज के जगह पर आर हो जाता है, लेकिन एम नहीं होगा क्योंकि आई को हम जो है सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है। गिल्टी ऑफ, यहाँ प्रीपोजिशनल से मिस्टेक नहीं है, गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश, रमेश को चीटिंग करने का, यानी कि रजत का भाई और मैं जो है गिल्टी हूँ रमेश को, है ना, गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश, रमेश को चीट करने का गिल्टी हूँ, ये सेंस है। अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। अ पेरेंट हैज, यहाँ पर क्या है, पेरेंट है। पेरेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब मदर या फादर में किसी एक का सेंस दिखाना हो तो वहाँ पर पेरेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंगुलर है, यह शब्द सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग किया है। ए पेरेंट बिल्कुल सही है, चूँकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और पेरेंट है, इसलिए इसके साथ आगने वाला वर्ब भी सिंगुलर है। अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। अब सेंस ये है कि अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। अब पेरेंट है यहाँ बिल्कुल सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब हो गया। मच ड्यूटीज, अब ये जो ड्यूटीज है यहाँ ड्यूटीज के साथ हम मेनी का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ड्यूटी जो है काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा क्योंकि हम ड्यूटीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ड्यूटी का प्लूरल ड्यूटीज हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मच का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि मेनी का प्रयोग करते हैं। अ पेरेंट हैज मेनी ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के प्रति बहुत सारी ड्यूटीज हैं। तो टुवर्ड्स का सेंस आता है प्रति। तो एक माँ या पिता का कई ड्यूटीज है टुवर्ड्स हिज चाइल्ड, यानी अपने बच्चे के प्रति कई ड्यूटीज होता है। द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर द ऑफिस। यहाँ पर हम देखते हैं द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक। अभी कीप अवेक, यहाँ पहले देखना है कि जो कीप अवेक है, कीप अवेक मतलब जागते रहना। कीप का ही पास्ट टेंस हो गया केप्ट अवेक, यानी जागते रहा। तो द सिक्योरिटी गार्ड, जो सुरक्षा गार्ड है, द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक, सुरक्षा गार्ड जो है, सुरक्षाकर्मी जो है वह जागते रहा। लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर द ऑफिस। अब यहाँ पर है कि ताकि कोई भी स्ट्रेंजर में अजनबी होता है, कोई भी अजनबी जो है हाउस में एंटर नहीं कर सके, ऐसा नहीं हो कि, लेस्ट का सेंस होता है ऐसा नहीं होगी। तो लेस्ट एक नकारात्मक शब्द है, पहले बता दें कि लेस्ट एक नेगेटिव मीनिंग को रखता है। लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर द ऑफिस, ताकि कोई भी स्ट्रेंजर जो है हाउस में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए वो जागता रहा। अब यहाँ पर देखना है कि जो लेस्ट शब्द है, तो लेस्ट जो है एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए तो इसके साथ दो बातों को ध्यान रखना है। लेस्ट फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विल या उड या कुड का प्रयोग नहीं करते हैं, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो यहाँ पर इस लिहाज से यहाँ पर ये शुड सही है, लेकिन लेस्ट चूँकि एक नेगेटिव मीनिंग को रखता है, इसलिए लेस्ट के बाद जो है नो या नॉट का प्रयोग हम नहीं करते। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं होगी। लेस्ट का सेंस है कि ऐसा नहीं होगी। तो द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक, सिक्योरिटी गार्ड जागता रहा, ऐसा नहीं हो कि कोई अजनबी जो है घर में एंटर कर सके। वंस यू लर्न टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। अब कह रहा है कि वंस, यदि एक बार तुम जो हो स्विमिंग करना जान जाते हो, सीख जाते हो, लर्न सीख जाते हो, यू विल नेवर फॉरगेट इट, तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं वंस, यदि एक बार तुम स्विमिंग करना जान जाते हो, तो वंस यू लर्न। अब ये खास बात है कि जो लर्न शब्द है या नो शब्द है, इसके साथ एक खास बात यह है, अन्य जो वर्ब से विपरीत, अन्य वर्ब्स के साथ हम टू का प्रयोग कर देते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन लर्न या नो के साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बल्कि इन दोनों के बीच में हाउ का प्रयोग हो जाता है। हाउ टू, तो लर्न हाउ टू, तो इसको हटा दें। तो वंस यू लर्न हाउ टू स्विम, या रहता वंस यू नो हाउ टू स्विम। तो लर्न या हाउ के साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं आता है, बल्कि उसके साथ हम हाउ लगा देते हैं। तो वंस यू लर्न हाउ टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। यदि तुम एक बार स्विमिंग करना सीख जाओगे तो तुम इसे कभी भी नहीं भूलोगे। यू विल नेवर फॉरगेट इट, यू विल के साथ हमेशा V1 आता है, यू विल नेवर फॉरगेट इट। यहाँ पर फॉरगॉट नहीं हुआ है, फॉरगेट हुआ, इसलिए बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो सी इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। अब यहाँ पर सी इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। अब यहाँ पर देखते हैं जो कंपाउंड नाउन है, यहाँ पर सी इन्वाइटेड, उन्होंने इन्वाइट किया, आमंत्रित किया,
ऑल से सेंस है यानी कि आगे आने वाला नाउन जो होगा प्लूरल होगा, ऑल का सेंस है। तो ऑल हर डॉटर इन लॉज। अब यहाँ पर जो कंपाउंड नाउन बना है, कंपाउंड नाउन जो सिंगुलर नाउन जो कंपाउंड नाउन होता है, यदि वह प्लूरल फॉर्म में उसको देना होता है तो उसका जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड में हम एस लगाते हैं, ना कि हम सबसे लास्ट में एस लगाते हैं। तो डॉटर इन लॉ का जो मेन वर्ड है वो डॉटर है, तो डॉटर में हम एस लगाते हैं। तो डॉटर्स इन लॉ करेंगे, डॉटर इन लॉज नहीं करेंगे। तो कोई भी जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन में हम जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड में हम एस लगा करके उसका हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया डॉटर्स इन लॉ। तो हो गया शी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ। शी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। तो टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक यहाँ पर भी सेंटेंस सही है, क्योंकि इनवाइट शब्द है, इनवाइट शब्द के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लेता है। शी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी। तो यहाँ पर इनवाइट ये प्रीपोजिशनल मिस्टेक नहीं है, टू का प्रयोग हो रहा है। टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक, लास्ट वीक भी सही है। अब लास्ट वीक है, लास्ट वीक के अनुसार ही यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग किए हैं, शी इनवाइटेड। क्योंकि लास्ट शब्द से यदि कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का प्रयोग होता है, तो वैसी स्थिति में लास्ट का जो प्रयोग यदि होता है तो ये सेंटेंस V2 में आ जाता है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, शी इनवाइटेड। अगर शी हैड इनवाइटेड अगर लिखते तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम सबसे लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इधर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। इधर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। अब यहाँ पर देखते हैं, रूल हमारा यह कहता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट इधर और या नीदर नॉर से जुड़ा हो, तो वैसी स्थिति में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है हम आगे के वर्ब का निर्धारण करते हैं। तो इधर ही और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर ही और हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर और के बाद फ्रेंड्स आ रहा है जो कि प्लूरल है। तो रूल ये कहता है कि इधर और या नीदर नॉर से यदि कोई दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, यानी और या नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, तो वैसी स्थिति में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे का वर्ब का निर्धारण होता है, पहले वाले के अनुसार नहीं होगा। यानी कि इधर ही के अनुसार यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि और के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर यदि कोई नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, यदि वो सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो आगे का वर्ब प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल का सेंस है, इसीलिए यहाँ पर इज के जगह पर आर लगाएंगे। इज का प्रयोग रॉन्ग है, इज का प्रयोग यहाँ पर ही के अनुसार किया गया है, लेकिन यह ही के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि इधर और या नीदर नॉर में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे के वर्ब का निर्धारण होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम फ्रेंड्स जो है ये इसका सब्जेक्ट बन जाता है, और फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है इसीलिए आर है। यदि इधर ही और हिज फ्रेंड होता तो यहाँ पर इज सही होता, लेकिन फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर हो गया। तो ये जो है आर इसका जो फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट बन रहा है, ना कि ही बन रहा है। तो ये खास बात है। मुझे उम्मीद है कि कॉमन एयर्स को समझाने का हमारा तरीका आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारे रूल्स की जानकारी भी मिल चुकी होगी। आगे भी मैं इस तरह के वीडियो देता रहूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।